Hello students, welcome back beta. Let's continue the reading of the chapter Poets and Pancake. I have uploaded 4 videos related to the reading of this chapter. सिर्फ रीडिंग की 4 वीडियो अपलोड हुई हैं बेटा और 1 रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड 1 रिलेटेड टू समरी. टोटल 6 वीडियोस इस चैप्टर की जा चुकी हैं. प्रीवियसली वॉच दीज, ठीक है, पहले उनको देखिए, देन लेटर वॉच दिस वन, बाद में इसको देखिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू गेट व्हाट वी आर गोइंग टू रेड आउट. ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट, आप नहीं समझ पाएंगे. चलिए, वी हैव रेड आउट अप टू पेज नंबर 64. वी हैव रेड आउट अप टू पेज नंबर 63. ठीक है, अप टू हियर मेकअप डिपार्टमेंट. यहाँ तक हमारी जो फोर्थ पार्ट मैंने जो अपलोड किया था रीडिंग का बेटा, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इन ब्रीफ आई टेल यू व्हाट वी रेड आउट. In the starting we read out regarding pancake, then later we read out regarding makeup department. Okay, then there is a description regarding office boy, then narrator, then Subbu started, and after Subbu there is a description regarding story department. ठीक है, and then story department completed. After completion of story department there is a description regarding Frank Buchman Moral Rearmament Army. Gemini Studio did hosting of this organization Moral Rearmament Army and another one also which we will read out today. जो हम आज पढ़ेंगे कि एक बंदे की ओर उन्होंने जो है होस्टिंग की थी, एक फ्रैंक बुचमैन की थी. ठीक है, फ्रैंक बुचमैन जो मोरल रियरमामेंट आर्मी थी दैट वॉज इन द फेवर ऑफ ए was against the communism in the favor of international communism. ठीक है, this particular organization was in the favor of international communism and they were performing 2 plays to motivate the thoughts related to इंटरनेशनल कम्युनिज़म से रिलेटेड उसको सपोर्ट करने के लिए वे 2 प्लेज परफॉर्म करते थे. ये सारा हम पढ़ चुके हैं बेटा, ये थोड़ा ब्रीफ में बताया. अब वो एक बंदे की ओर होस्टिंग करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे. थोड़ा सा टिपिकल आएगा, आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें क्यों बताई, बट in everyone's life something is you can say special, something is mysterious. कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मिस्टीरियस होता है, ठीक है, स्पेशल होता है. सो दिस इवेंट वॉज आल्सो मिस्टीरियस इन द लाइफ ऑफ अशोकामित्रन. दैट्स वाई ही मैंशनड दिस वन इन दिस चैप्टर and in his autobiography we can say. ठीक है, तो उसकी लाइफ में वो एक स्पेशल इवेंट था, एक मिस्टीरियस इवेंट था. दैट्स वाई ही मैंशनड इन दिस वन. हमें यूजलेस लग सकता है कि इसको लिखने का क्या फ़ायदा, लेकिन अशोकामित्रन के लिए स्पेशल था. थोड़ा सा आपको क्लियर कर रही हूँ. आपको कुछ बच्चे कहते हैं मैडम इसका फ़ायदा क्या है, तो बेटा हर एक की लाइफ में कोई ना कोई मोमेंट बहुत ही प्रीशियस होता है. तो मे बी दिस वन वॉज वेरी प्रीशियस फॉर अशोकामित्रन, दैट्स वाई ही मैंशन, इसलिए उसने मैंशन कर दिया. चलिए, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि उसने दूसरी जेमिनी स्टूडियो ने किसकी होस्टिंग की. ठीक है, वो होस्टिंग करता है, एक बहुत बड़ा स्टूडियो है. तो जब कभी भी वहाँ पे मद्रास के अंदर भाई कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती है या कोई बड़ा जो है गैदरिंग होनी है तो जेमिनी स्टूडियो में ही होती थी. ठीक है, चलिए सुनिए. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. जैसे ये मोरल रियरमामेंट गई, उसके कुछ महीने के बाद फिर से टेलीफोन लाइंस जो हैं बड़े बड़े बॉसेस की, बड़े बड़े बॉसेस से मतलब यहाँ पे बेटा रिच, ठीक है, पर्सन जो रिच थे, मद्रास के रिच लोग थे, उनकी फिर से घंटियाँ बजने लगी. और फिर जेमिनी स्टूडियो फिर दोबारा से जो है पूरा शूटिंग स्टेज उसने खाली कर दिया फॉर टू वेलकम द अनदर विजिटर. All they said was that he was a poet from England. Everybody was saying that the person who is coming is a poet and is coming from England. ठीक है, हर कोई ये कह रहा था एक दूसरे को कि एक पोइट आ रहा है जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है. The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson. उस टाइम पे जो जेमिनी स्टाफ ने सुना था इंग्लैंड के पोइट्स के बारे में, 2 के बारे में सुना था, एक वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग, एक टेनिसन के रिगार्डिंग. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ किड्स. 1-2 जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो किड्स को जानते थे. ठीक है, किड्स शैली और बायरन को जानते थे, मतलब थोड़े बहुत पोइट्स को ही जानते थे. एंड 1 or 2 माइट हैव फ्रेंडली कम टू नो समवन बाय द नेम ऑफ इलियट. और ज़्यादा वो चलें तो थोड़ा बहुत कोई इलियट को जानता था. बट हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ. लेकिन अब वो ये सोच रहे थे इनमें से कौन सा पोइट आ रहा है. दीज आर नॉट कमिंग, हु इज़ कमिंग.
ये नाम तो नहीं आए यहाँ पे इंग्लैंड का पोइट, तो कौन आ रहा है? ही इज़ नॉट अ पोइट, ही इज़ एन एडिटर, दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकेतन। ठीक है, वो कहते हैं कि वासन जो था, बोस जो था, वो एडिटर था एक जो वीकली वो इशू पब्लिश होता था जिसका नाम था आनंद विकेतन, उसका एडिटर भी था। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो आ रहा है वो पोइट नहीं है, वो एक एडिटर ही है, मतलब एक एडिटर दूसरे एडिटर का वेलकम कर रहा है। ये जस्ट अपनी तरफ से सबके व्यूज़ हैं बेटा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट द रियलिटी मतलब ये कह सकते हैं कि रियलिटी किसी को भी नहीं पता है। दे वर जस्ट मेकिंग गेसेस, सब क्या कर रहे थे, गेस कर रहे थे। He was not the editor of any of the known names of British publication in Madras. मद्रास के अंदर जो ब्रिटिश पब्लिकेशन थी उनमें से कोई भी नॉन नेम तो था नहीं, मतलब कोई किसी ने वो नाम सुना ही नहीं था, अननोन नेम था। दैट इज़ दोज नॉन एट जेमिनी स्टूडियो, जो उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियो में लोग जानते थे ना ब्रिटिश पब्लिकेशंस के बारे में, उनमें से कोई नहीं था। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times. ठीक है, since the top man of the Hindu, जो टॉप मैन था द हिंदू का, वर टेकिंग द इनिशिएटिव। ठीक है, इसीलिए भाई जो द हिंदू न्यूज़पेपर था उसका एडिटर है वो भी इनिशिएटिव ले रहा था, पहल कर रहा था। एंड सरमाइज का मतलब होता है बेटा गैस करना, गैस बेस्ड ऑन नॉन फैक्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं सरमाइज़। इसीलिए ये गैस की जा रही थी द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, इसीलिए वो कह रहे थे कि भी वो जो आ रहा है गेस्ट, जो पोइट है वो क्या है, एडिटर है किसी डेली, उसका वीकली का, डेली उसका इशू का, या वीकली इशू का, या भाई मंथली इशू का कोई जो है वो एडिटर आ रहा है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स। लेकिन जो वो ना तो मैनचेस्टर गार्डियन का एडिटर था ना वो लंदन टाइम्स का एडिटर था। सो दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू। तो यही दो थे जो हम सब बहुत अच्छे से जानते थे, जिन वीकली के जिन डेली इश्यूज़ के बारे में, या एक तो द मैनचेस्टर को जानते थे हम, मैनचेस्टर गार्डियन को, या लंदन टाइम्स को जानते थे, इनमें से तो कोई था नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। देखिए पहले तो जेमिनी स्टूडियो ने होस्टिंग की, किसकी की बेटा, MRA की किसकी की, MRA मोरल रिआर्मामेंट आर्मी, वो चली गई। वो कहते हैं उसके एक महीने के बाद, ठीक है, उसके एक महीने के बाद फिर से जो है वो फ़ोन की रिंग बजने लगी बड़े बड़े बॉसेस की, मतलब वासन की या और भी जो रिच थे उनकी। क्यों? अगेन समवन वॉज कमिंग एंड जेमिनी स्टूडियो शूटिंग स्टेज वॉज क्लियर्ड फॉर वेलकमिंग हिम। जो शूटिंग स्टेज था उसको खाली कर दिया गया, किसके लिए, वेलकम करने के लिए। किसका वेलकम करने के लिए बेटा, जो नया वो गेस्ट आ रहा था। ठीक है, बट देर वॉज अ कन्फ्यूज़न हु वॉज कमिंग। लेकिन जेमिनी स्टूडियो के वहाँ पे कन्फ्यूज़न था, कौन आ रहा है। कोई कहता है पहली गेस्ट, कोई कहता है कोई पोइट आ रहा है इंग्लैंड से, बट पोइट उन्होंने नाम देखा तो वो तो 5-6 पोइट है जिनको जानते थे, उनमें से कोई नहीं था, नेम मेंशन आपके चैप्टर के अंदर। ठीक है, कोई कहता है नहीं वो एडिटर हैं। एडिटर कहने का भी एक रीज़न है, पूछे ना कि वाई दे वर थिंकिंग हिम एडिटर, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न। द रीज़न इज़ SS वासन वॉज द एडिटर ऑफ आनंद विकेतन। जो वासन था ना वो खुद एक एडिटर था। किसका एडिटर था, आनंद विकेतन वीकली का। एक वीकली का नाम है, एक वीकली मैगजीन जो पब्लिश होती थी उस मैगजीन का नाम है आनंद विकेतन। तो कोई कहता है कि आनंद ये एडिटर आ रहा है, दूसरी गेस। तीसरे कहते हैं कि नहीं वो कोई पोइट ही आ रहा है। ठीक है, तीसरी वहाँ पे गेस क्या आ रही है कि वो कोई पोइट आ रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं जो है एडिटर ही आ रहा है। लेकिन एडिटर की बात करें तो एडिटर तो वो दो को ही जानते हैं जो सबसे फेमस है। एक तो उन्होंने नाम लिया लंदन टाइम्स का, तो ना तो वो लंदन टाइम्स का एडिटर है क्योंकि उनके नाम वो जानते थे। मेन जो रीज़न था ना बेटा कि जो नाम उनको दिया गया था दे वर नॉट फैमिलियर विद दैट नेम, सो दे वर मेकिंग गैसेस। ठीक है, इसीलिए वो गैस कर रहे थे। तो वो कहते कि जो लंदन टाइम्स और एक और नाम लिया उसने द मैनचेस्टर गार्डियन, ना उसका है वो एडिटर। तो कौन आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न चल रहा है जेमिनी स्टूडियो के मेंबर्स के बीच में ना। लेटर व्हाट हैपेंड देखिए, एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोइट अराइव्ड। लगभग जो है वो 4 बजे के आसपास से पोइट आ गया। पोइट और द एडिटर, देखो उसने ब्रैकेट में लिखा है, तब तक भी क्लियर नहीं है कि कौन आया है। He was tall man, very English, very serious and of course very unknown
टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। रियलिटी यही थी, ही बिलोंग टू इंग्लैंड एंड बट ही वॉज अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए अनजान था, नो बडी नोज हिम। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, ठीक है। वहाँ पे दर्जनों पेडेस्टल फैन लगे हुए थे शूटिंग स्टेज पे। पेडेस्टल फैन तो आपने देखा जो बड़े बड़े, जिन्हें हम बोल देते हैं ना फर्राटे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े जो फ़ैन लगते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है पेडेस्टल फ़ैन। तो दर्जनों जो पेडेस्टल फ़ैन शूटिंग स्टेज पे लगे हुए थे, उनसे जो है वो बैटलिंग करते हुए, मतलब उनकी बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी, तो उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को तेज़ करते, उनसे बैटलिंग करते हुए बॉस ने एक लंबा चौड़ा स्पीच पढ़ा। बॉस कौन? एसएस वासन, सबको पता है, ठीक है। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू, ये बिल्कुल क्लियर था, ही टू नो प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट और द एडिटर। और ये उसके स्पीच से ये भी क्लियर था, ऑब्वियस का मतलब होता है बेटा क्लियर, कि वो भी जो है उस पोइट के बारे में या और जो एडिटर के बारे में कुछ नहीं जानता था। ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल, लिटिल नेगेटिव बेटा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं जानता था उस पोइट और एडिटर के बारे में। एंड द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। जो स्पीच था एक जनरल से वो थी टर्म से, यहाँ कहीं से बस से कुछ ये वर्ड्स झलक रहे थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ठीक है। पेपर्ड होता है बेटा कवर्ड, पेपर्ड का मतलब क्या होता है? कवर्ड, कि स्पीच जो था ये इन वर्ड्स को कवर कर रहा था। देयर वॉज नो क्लियरिटी व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, उसका मोटिव समझ नहीं आ रहा था कि स्पीच का मेन थीम क्या है। देन द पोइट स्पोक, अब टर्न आ गई भी, पहले तो जो होस्ट है उसने बोला, अब गेस्ट की टर्न आ गई। अब गेस्ट ने जैसे ही एड्रेस किया, ही कुडंट हैव addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. ठीक है, जब पोइट बोलता है he couldn't have understand more dazed and silent audience, ठीक है, उसको कोई भी वो उनको एड्रेस नहीं कर पाया जो वहाँ पे डेज्ड, डेज्ड का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड, जो वहाँ पे सरप्राइज्ड और साइलेंट ऑडियंस बैठे थे। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर, बहुत ज़्यादा को वो एड्रेस नहीं कर पाया। नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बोल रहा है। एंड एक्सेंट डिफीटेड माई अटेम्प्ट, और उसके एक्सेंट था ना जो द वे ऑफ टॉकिंग, दैट आल्सो डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वॉज सेइंग। हर किसी की कोशिश को वहाँ पे जो है वो डिफीट कर रहा था ये समझने की वो क्या कह रहा है। नो बडी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसका जो बोलने का लहजा था उससे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, ये पूरी प्रोसेस लगभग 1 घंटे तक चली। देन द पोइट लेफ्ट, फिर पोइट चला गया। कौन सा पोइट चला गया? जो गेस्ट आया था ना वो, अब तक किसी को नेम भी नहीं पता। ध्यान से देखना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चलेगी। उसने इस चीज़ को क्यों मेंशन किया? क्योंकि कन्फ्यूज़न था सबके लिए। पोइट आया, ना तो नाम पता है, दूसरा ना ये पता है किस पर्पज़ से आया, तीसरा जो स्टेज पे बोला वो भी किसी को समझ नहीं आया। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड इन अटर बैफलमेंट, बैफलमेंट होता है बेटा सरप्राइजनेस, डिस्पर्स्ड दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अलग अलग हो गई। चलिए, वट आर वी डूइंग and what is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people, ठीक है, ये उसके मन में क्वेश्चन चल रहे थे उस टाइम पे अशोक मित्रन के, भाई हम क्या कर रहे हैं, और ये इंग्लिश पोइट इस फिल्म स्टूडियो के अंदर क्या कर रहा है। वो फिल्म स्टूडियो जो तमिल फिल्में बनाता है, सीधी सादी, सिंपलर सॉर्ट ऑफ पीपल, सीधे साधे लोगों के लिए, जो सिंपल लोग हैं, सिंपल तरीके के लोग हैं, उनके लिए फिल्में बनाता है, तमिल फिल्में बनाता है। People whose lives list afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. People whose lives list afforded, वो लोग जिनकी लाइफ जो है वो अफोर्ड ही नहीं, लिस्ट अफोर्डेड मीन्स कांट अफोर्ड, लिस्ट होता है बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, अफोर्डेड दैन द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिनके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दे कैन प्रोड्यूसिंग, ठीक है, कल्टिवेटिंग का मतलब होता है बेटा प्रोड्यूसिंग, इंग्लिश पोइट्री के लिए जिनके उसमें कोई टेस्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। द पोइट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू, द पोइट था वो बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, सरप्राइज लग रहा था, मतलब हम सरप्राइज नहीं थे, पोइट भी क्या था, सरप्राइज था, द पर्सन हु वाज स्पीकिंग। देखिए सिर्फ कन्फ्यूज़न बता रखा है बेटा, अब उस चीज़ को आप कैसे समझोगे बाद में ब्रीफ में बताती हूँ आपको, ठीक है। चलिए, एंड ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्करेटी of his talk about the thrills and travels of
एन इंग्लिश पोइट, ठीक है। ही फेल्ट मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रेरिटी। शीर का मतलब होता है बेटा कंप्लीट, इनकॉन्ग्रेरिटी का मतलब होता है इन अप्रोप्रिएटनेस, सॉरी, ठीक है, इन अप्रोप्रिएटनेस, जहाँ बिल्कुल सब कुछ कोई ठीक ठाक ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वो भी ऐसे ही फील कर रहा था, भाई सब कुछ प्रॉपर नहीं था, तो उसकी जो बात वो बोलना चाह रहा था जिस बारे में, तो वो चीज़ें नहीं थी। एंड थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट, कि वहाँ पे ट्रैवल्स का मतलब होता है बेटा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस, थ्रिल्स फीलिंग्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो बातें थी वहाँ पे बड़ा अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस था उस इंग्लिश पोइट के लिए भी। ही वॉज नॉट ना स्पीकिंग इन अ वेरी वेल मैनर, इनकॉन्ग्रेरिटी, नॉट इन अ वेल मैनर, परफेक्ट मैनर, ये भी बोल सकते हैं इनकॉन्ग्रेरिटी। वहाँ पे भी उसने खुद फील किया कि वो परफेक्टनेस वहाँ पे शो नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए भी एक बड़ा अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस था। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसकी विजिट हमारे लिए क्या बन के रहेगी, अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रहेगी, ऐसी मिस्ट्री जिसको कि एक्सप्लेन नहीं किया गया। नोबडी वॉज अवेयर वाई ही केम देयर, कोई अवेयर ही नहीं था कि वो वहाँ पे क्यों आया। देखिए हमने क्या पढ़ा, एक बार ब्रीफ में समझिए बेटा, हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा, देखो कौन आया, एक पोइट आया, देखिए यहाँ तक तो हो ही गया था, गैसेस कर रहे हैं। एक आफ्टरनून में उसने बताया, आफ्टरनून 4 o'clock ही केम, वो आ भी गया, ठीक है, गैसेस की मैंने सारी बता दी। ही केम फर्स्ट ऑफ ऑल, वासन रेड आउट ही स्पीच, पहले तो वो अपना स्पीच पढ़ता है। एंड द स्पीच मेन थीम वॉज नॉट क्लियर, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, दीज 2 words आर रिपीटेड अलॉट, फ्रीडम और डेमोक्रेसी, ये 2 वर्ड बार बार रिपीट हो रहे थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है। देन देर वॉज द टर्न ऑफ गेस्ट, फिर किसकी टर्न आई, गेस्ट की। गेस्ट वॉज आल्सो नॉट एबल टू सेटिस्फाई द ऑडियंस, जो वहाँ पे इतनी सारी ऑडियंस थी वो भी इनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, वो भी पजल्ड लग रहा था, ठीक है, बेफल्ड लग रहा था, बेफल्ड वर्ड आपका यूज़ किया गया, पजल्ड लग रहा था। एंड वॉज नॉट एबल टू सेटिस्फाई एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स ही वेंट, बट nobody was satisfied and nobody was able to get because of his accent problem, एक तो उसके एक्सेंट की प्रॉब्लम के साथ कारण कि वो जो बोल रहा उन्हें समझ नहीं आया। एंड द पर्सन was unknown to them, वो इंसान उनके लिए क्या था, अननोन था, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि वो क्यों आया था। चलिए आगे देखिए क्या होता है बेटा। आज कंप्लीट करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है, तो आज मैं ऐसा करती हूँ, आपका सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, इसके हाफ पार्ट तक, ठीक है, कल फिर इसको कंप्लीट करेंगे, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा कर देती हूँ। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। इट इज़ फॉर द पेशेंट, persistent, persevering, drudge with a heart so shrunken that nothing can break it। देखिए अब ध्यान से समझना, अब क्या आ गया है, अब क्या आ गया बेटा, वो पोइट तो चला गया, देखिए जिसकी इन्होंने होस्टिंग की थी ना, वो पोइट तो चला गया। अब उसके बाद एक नया फेज स्टार्ट हो गया पोइट के लिए। पोइट वहाँ पे देखो अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को समझना। अब वो रिप्रेजेंट करेगा बेटा प्रोज को, ठीक है, राइटिंग को, कि राइटिंग भाई एक पोइट के लिए, एक प्रोज राइटर को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, एक राइटर को, प्रोज राइटर को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है वो पढ़ेंगे अब हम, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, जो प्रोज राइटर्स हैं वो शायद इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बट माई कन्विक्शन दैन यू कैन से दैट कंसिडरेशन, थिंकिंग, थॉट, लेकिन मेरी धारणा ये है जो कि हर दिन बढ़ती जा रही थी, दैट प्रोज राइटिंग, क्या है धारणा वो सुनना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डिड अशोकामित्रन थिंक अबाउट प्रोज राइटिंग, प्रोज राइटिंग के बारे में वो क्या सोचता है, तो ये सोचता है जो हम अब पढ़ेंगे। देखिए वो कहता है कि प्रोज राइटिंग इज़ नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ अ जीनियस, कि प्रोज राइटिंग नहीं है एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट, और एक जीनियस इसे जो है बहुत अच्छे से जो है वो फॉलो नहीं कर सकता। भाई एक जीनियस प्रोज राइटिंग नहीं लिख सकता। ऐसे प्रोज राइटिंग क्या होता है बेटा, ऐसे लिखना, इंसिडेंट लिखना, जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये होता है प्रोज। चलिए इट इज़ फॉर द पेशेंट, प्रोज राइटिंग के लिए एक पेशेंट की होनी ज़रूरत है। ये पेशेंट वो बीमार वाला नहीं है, पेशेंट अ पर्सन हु इज़ हैविंग पेशेंस,
ठीक है। उसके लिए परसिस्टेंट का होना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंट होता है बेटा डेटर्मिनेशन, पर्सन का डेटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है, पर्सन का पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, पर्सन का डेटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्विंग ड्रग्स विद अ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। प्रिजर्विंग ड्रग्स का मतलब होता है पर्सन डूइंग हार्ड बोरिंग जॉब, ठीक है। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बोरिंग जॉब को कर सके, ठीक है। और प्रिजर्विंग ड्रग्स विद अ हार्ट शो श्रंकन, और उसका दिल इतना सिकुड़ा हुआ होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए कि कोई इसे तोड़ ही ना सके। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखिए अशोकामित्र ने कितनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है। वो कहता है प्रोज राइटर के अंदर का जीनियस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, प्रोज राइटर का पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, प्रोज राइटर का डेटरमाइंड होना बहुत ज़रूरी है, प्रोज राइटर के अंदर इतना वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बोरिंग काम को भी कर सके, और प्रोज राइटर का दिल इतना छोटा होना चाहिए कि कोई उसे तोड़ ना सके। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। रिजेक्शन स्लिप का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि उसका बार बार क्या होगा, रिजेक्शन होगा उसकी राइटिंग का। भाई प्रोज राइटिंग लिखने के बाद मैंने कुछ लिखा तो मेन तो पर्पज़ है ना कि जो वो पब्लिश हो जाए, कोई इसे पब्लिश कराए। तो वो कह रहा है कि उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, बार बार वो रिजेक्ट होएगा उसका वर्क। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू ऑन टू अनदर एडिटर अनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। उसे बार बार एक फ्रेश कॉपी जो है लंबे लंबे प्रोज पीस लिख के दूसरे एडिटर को पोस्टेज स्टैंप लगा के भेजनी पड़ेगी, एंड पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और उसे वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो वापस भी मिल सकती है। तो उसके अंदर इतना भी पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू, अब एक नव इस तरह के लोगों के लिए जिनकी राइटिंग्स को बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके लिए द हिंदू ने एक वो निकाला दी एनकाउंटर, जो हम कल पढ़ेंगे बेटा, कल कंप्लीट कर देंगे। 22 मिनट्स की पहले ही वीडियो बन चुकी हैं। बस उसने बताया प्रोज राइटर के को एक जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। क्यों बताया, अब आगे पढ़ेंगे। हमने आज 2 ही बातें पढ़ी हैं। पहला तो पढ़ा कि एक इंग्लिश पोइट आया, लंबा चौड़ा स्पीच देके चला गया, किसी को समझ ही नहीं आया कि वो किस लिए आया, बस बात ख़त्म। दूसरा उसने बताया कि प्रोज राइटर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ज़्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। इन क्वेश्चंस को कर लेना बेटा, थिंक एज यू रीड, ओके, एंड वॉच दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू सो मच।